जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का माहौल दोबारा गर्म हो गया और ऐसे महसूस होता है कि पॉलिटिक्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बार फिर शिफ्ट हो गई है। और अब एक तो सियासत के बड़े फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर होंगे और दूसरा जो अंदर दराड़ है वो एक बार फिर सामने आ गई। जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने कल रजिस्ट्रार को एक ख़त लिख दिया जिसने तहलका मचा दिया। वो ख़त है क्या और उसका आने वाले दिनों में नताइज क्या हो सकते हैं, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ने के काबिल होंगे या नहीं होंगे, ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मुमकिना फैसला क्या होगा, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। अगर हम ये कहें कि मियां नवाज शरीफ हो या जहांगीर तरीन साहब हो या इमरान खान साहब हों, ये 2024 का इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं लड़ पाएंगे, इसका फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है इस वक्त। और उसकी बैकग्राउंड ये है कि आपको याद होगा कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बेंच ने फैसला दागा था कि 62(1)(f) के तहत, यानी वो शख्स जो सादिक और अमीन ना रहा हो उसके ऊपर ताहयात पाबंदी है और वो ना इलेक्शन लड़ सकता है, ना किसी पार्टी को हेड कर सकता है और ना ही किसी को टिकट जारी कर सकता है। बल्कि उस वक्त जब ये फैसला हुआ था तो आपको याद होगा कि उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब नाहल हो चुके थे और उन्होंने नाहली के बावजूद, क्योंकि प्रेसिडेंट थे वो पार्टी के, और उन्होंने सेनेट के अपने उम्मीदवारों के लिए टिकट जारी कर दिए थे। लेकिन जब ये फैसला आया था तो उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब को अपने टिकट्स वापस लेने पड़े और फिर इनके सेनेटर्स ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था। फिर उसके बाद वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए थे। अगर आपको ये याद है तो फिर आपको ये भी याद होगा कि जब ये सिलसिला आगे बढ़ता चला गया और फिर 16 महीने पीडीएम को जब मिले तो उन्होंने इलेक्शन एक्ट में एक तब्दीली कर दी और इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर तरमीम करके ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इख्तियार दे दिया था कि वो ये फैसला करेंगे कि किसने इलेक्शन लड़ना है और किसने इलेक्शन नहीं लड़ना। और जो नाहली की मुद्दत थी उसे कम करके 5 साल कर दिया था। यानी इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि 5 साल के बाद किसी भी शख्स को इजाज़त दे दे कि वो इलेक्शन लड़ सकता है। और जबकि दूसरी साइड पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी एक हयात जिंदा फैसला है। अब कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 रुकनी बेंच जिसको हेड कर रहे थे काजी फायज़ ईसा साहब यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अतर मिनल्ला साहब उनके साथ दूसरे जज थे, वहाँ एक पुराने MPS जिनका नाम मीर बादशाह कैसरानी है, उनका एक केस चल रहा था। और ये कैसरानी साहब 2007 में नाहिल हुए थे और नाहली की वजह इनकी ये थी कि इन्होंने जाली डिग्री पेश की थी और ये MPA थे और उसके बाद ज़ाहिर इनके ऊपर पाबंदी लगी। उस वक्त भी एक जाली डिग्रियों का बड़ा शोर हुआ था, आपको याद होगा, और उस पर बहुत सारे MPS MNAs और सेनेटर्स फारग हुए थे। तो उसमें ये कैसरानी साहब भी फारग हो गए। फिर 2018 में इनको इजाज़त मिल गई, इन्होंने इलेक्शन लड़ा और उसके बाद फिर एक बहरान पैदा हो गया इनके लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उन्होंने पटिशन दायर की हुई थी जिसपे कल हेयरिंग थी और उस पर जब ये इशू चीफ जस्टिस के सामने आया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अब हमारे पास 2 कानून हैं। एक कानून है इलेक्शन कमीशन का और उसके तहत कोई भी शख्स 5 साल के बाद इलेक्शन लड़ सकता है, और दूसरा जो है वो फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसमें तमाम सियासतदानों को जिनके ऊपर 62(1)(f) की हद लगी हो, जो सादिक और अमीन ना रहे हों, उनके ऊपर ताहयात पाबंदी है। तो इन दोनों फैसलों की मौजूदगी में इलेक्शन नहीं हो सकता, ना ही सियासत आगे बढ़ सकती है। तो हमें इन दोनों में से किसी एक का फैसला वापस लेना होगा, या तो फिर हमें इलेक्शन कमीशन के एक्ट के अंदर जो तरमीम हुई है उसे वापस करना होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसे लार्जर बेंच के जरिए इसको ख़त्म करना होगा। फिर ही जाके आगे सियासत का रुख ठीक हो सकता है। तो फिर उन्होंने फौरी तौर पर जजिस कमेटी को ये इशू रेफ़र कर दिया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप एक लार्जर बेंच बनाएं जो इमीडिएटली इसके ऊपर हेयरिंग करे और फिर ये फैसला हो कि जो लोग इलेक्शन लड़ने पे जिनके ऊपर पाबंदी है क्या वो ताहयात नाहल है या फिर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। और साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इस केस को बुनियाद बना के आप जो इलेक्शन होने वाले हैं 8 फरवरी को उनको इल्तवा में डाल दें, बल्कि उन्होंने ये कहा कि 2 अखबारात के अंदर बाकायदा इश्तिहार जारी किया जाए कि ये जो केस चल रहा है इससे इलेक्शन सस्पेंड नहीं होंगे, ना ही इलेक्शन के अंदर कोई ताख़ीर होगी। तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी। अब ये किसी वक्त भी लार्जर बेंच बन जाएगा, हो सकता है आज किसी वक्त अनाउंसमेंट हो जाए और एक बड़ा बेंच होगा और इसके अंदर जब हेयरिंग होगी तो उसके बारे में अब तो फिर 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि वो इलेक्शन कमीशन के एक्ट के अंदर जो तब्दीली है उसको वापस ले ले और ये डिक्लेयर कर दे कि ताहयात पाबंदी कायम है, लिहाजा वो लोग जिनके खिलाफ फैसला हो चुका है 62(1)(f) के तहत वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अगर ये फैसला हो गया तो जहांगीर तरीन साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे और फिर आने वाले दिनों में इमरान खान साहब भी रिंग से बाहर होंगे। लेकिन अगर दूसरा फैसला हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला गलत था
लिहाजा हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास जो अख्तियार है उसको इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल करे, तो उसके बाद फिर सबके लिए रास्ता खुल जाएगा। इमरान खान साहब के लिए खुल जाएगा, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए खुल जाएगा और जहांगीर तरीन साहब के लिए खुल जाएगा। तो सबका ख्याल ये है कि काजी फायज ईसा साहब और बल्कि इनके जो साथी जजेज़ हैं वो ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ के साथ 2018 में ज़्यादती हुई थी, लिहाजा वो चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को एक सहूलत दी जाए कि वो 2024 में गवर्नमेंट बना सकें। तो सब ने ये कहना शुरू कर दिया है कि मियां नवाज शरीफ के रास्ते में जो आखिरी रुकावट थी वो भी ख़त्म हो रही है। एक आखिरी रुकावट तो वैसे आज भी मियां नवाज शरीफ साहब की के सामने तो जो है वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि अल अज़ीज़िया का केस आज होगा और इसमें ज़्यादा इम्कान यही है कि अल अज़ीज़िया में भी मियां नवाज शरीफ साहब बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। तो इसके बाद आखिरी कांटा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चुन लेगी, जिसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब का के हुकूमत में आने का चांस बढ़ जाएगा। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अदलिया के अंदर ज़्यादातर जजेस ऐसे हैं जो ये महसूस करते हैं कि ये ताहयात नाअहली ज़्यादती है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें बार बार ये जजेस कह चुके हैं कि जो चाइल्ड अब्यूज़ होता है उसका जो केस होता है उसके अंदर जब नाअहली होती है तो वो भी 5 साल होती है, और कत्ल का मुजरम अगर वो सज़ा भुगत ले तो उसके बाद भी उसकी जो नाअहली है वो 5 साल की होती है। तो ऐसा कौन सा जुर्म ये लोग कर बैठे हैं कि ये ताहयात नाअहल हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला रोल बैक हो जाएगा और मियां नवाज शरीफ साहब को चौथी मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनने का एक रास्ता दे दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है मियां नवाज शरीफ साहब के लिए। मैं इसे मियां नवाज शरीफ साहब की ज़िंदगी की बड़ी खबर समझता हूँ। अब हम जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की तरफ आते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सीनियरिटी में इस वक्त तीसरे नंबर पे हैं, और अगर मामला समूह चलते रहते हैं तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब अक्टूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हो जाएंगे। तो अब ये वो दौर बड़ा क्रिटिकल होगा, क्योंकि एजाजुल एहसन साहब के ऊपर ये एतराज़ किया जाता है कि इनका टिल्ट इमरान खान साहब की तरफ है और इन्होंने जो फैसले किए माजी में वो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ हैं। बल्कि आपको याद होगा कि 2017 में जब पनामा केस चल रहा था तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब उसमें निगरान जज थे और पनामा के सारे फैसले इनकी निगरानी में हुए थे। तो इनके बारे में इंप्रेशन है कि ये मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ है और मियां नवाज शरीफ साहब भी इनके खिलाफ है। फिर इमरान खान साहब के दौर में ये इमरान खान साहब की के जितने फैसले भी हुए उसमें इमरान खान साहब की साइड पे इन्होंने अपना वजन डाला था, और इससे ये इंप्रेशन भी दिया जाता है या लिया जाता है कि इमरान खान साहब के भी ये करीब हैं। और फिर ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी समझे जाते हैं, क्योंकि जो फौजी अदालतों में सिविलियन के केस चल रहे थे ये इनकी सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच बना था, उसमें इन्होंने फौजी अदालतों को फारिग कर दिया था और ये डिक्लेयर किया था कि किसी सिविलियन का फौजी अदालत के अंदर केस नहीं चल सकता, बल्कि इसको उन्होंने पिछले 50 साल से जाके इन सारे फैसलों को उड़ा दिया था, जिसके बाद एक बहुत बड़ा बहरान पाकिस्तान के अंदर पैदा हो गया। और फिर नज़रसानी की एक दरख्वास्त जमा हुई जिसमें अब 9 रुकनी बेंच बना और ये 9 रुकनी बेंच कल इसकी हेयरिंग स्टार्ट करेगा। तो जैसे एजाजुल एहसन साहब जो हैं उनके बारे में इंप्रेशन ये है कि इमरान खान साहब के करीब हैं, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ हैं, और ये फौजी अदालतों और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी इस वक्त बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है और ना वो इनके साथ कोई कंफर्टेबल है। तो जैसे एजाजुल एहसन साहब ने कल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिख दिया, और ये ख़त जो उसी टाइप का है जिस टाइप का काजी फायज ईसा साहब ख़त लिखा करते थे। और इस ख़त में उन्होंने एतराज़ किया कि 7 दिसंबर को 4 बजे चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऑफिस में इजलास हुआ था। इजलास के एजेंडा मुझे मुतअद्दिद मरतबा राब्तों के बाद दिया गया। कमेटी इजलास में फैसला हुआ कि मिलिट्री कोर्ट्स इंट्रा कोर्ट अपीलें 7 रुकनी बेंच सुनेगा। मैंने राय दी कि पिक एंड चूज़ के तासुर को ज़ायल करने के लिए सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील लिया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मेरी तजवीज़ से इत्तफाक की और कहा कि मैं जजेस से राय लूँगा, अगर कोई जज ना बैठा तो उसके बाद दूसरा सीनियर जज शामिल करेंगे। मैंने कहा कि मुझे कमेटी मीटिंग के मिनट्स के बारे में आगाह नहीं किया गया। आर्टिकल 184(3) की शिक के तहत दरख्वास्त पर समाअत के लिए तश्कील दिया गया बेंच भी सीनियर जजेस पर मुश्तमिल। ये वो बेंच है जो मेरा ख्याल है जिसमें मज़ाहिर नकवी साहब जो है ना उनका केस डिस्कस हो रहा है, उसमें उन्होंने कहा कि इसमें सीनियर जजेस नहीं हैं। और कमेटी इजलास के मिनट्स मेरी मंजूरी के बगैर वेबसाइट पर अपलोड किया गया, मेरा ये नोट भी वेबसाइट पर अपलोड किया जाए वगैरह वगैरह। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जो कमेटी के अंदर फैसला हुआ था कि 7 रुकनी बेंच बनेगा जो मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले की नज़रसानी करेगा, लेकिन वो 7 रुकनी के बजाय 9 रुकनी बना दिया गया। तो अब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने इसके अंदर 3-4 नुक्ते उठाए। एक तो उन्होंने वही टेक्निक इस्तेमाल की जो काजी फायज ईसा साहब माजी में करते थे। दूसरा, उन्होंने जो बेंचों की हैयत है उसको चैलेंज कर दिया। फिर उन्होंने ये कहा कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर नज़रसानी हो रही है इसमें मुझे शामिल नहीं किया जा रहा, जबकि पिछला फैसला मैंने किया था और इसमें उन जजेस को शामिल किया गया जो जूनियर है। तो इन्होंने उस पर सवाल उठा दिया। और इसके अलावा उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब से रिलेटेड जो बेंच बना है उसकी तश्कील के ऊपर भी उन्होंने एतराज़ कर दिया। तो अब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की तरफ से
ख़तबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। और इससे पहले जब उमर अताब बंदयाल साहब का दौर होता था तो उस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ख़त लिखा करते थे और वो ख़त वायरल होते थे सोशल मीडिया पे। तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने वही तीर दोबारा नए चीफ़ जस्टिस के ऊपर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब सवाल ये है कि अगर इन मामलात को समेटा ना गया और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को ठंडा ना किया गया, इनको राज़ी ना किया गया, तो ये ज़हन में रखें कि जो अगली हुकूमत आएगी 2024 में वो मियां नवाज शरीफ की हो गई और साथ ही जस्टिस एजाजुल एहसन साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज होंगे। और अगर वो जज बन गए, उन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने एक बेंच तश्कील दिया और उस बेंच ने अगर इमरान खान साहब को रिहा कर दिया तो उसके बाद सारी गेम पलट जाएगी और फिर मियां नवाज शरीफ साहब के लिए हुकूमत करना इतना आसान काम नहीं रहेगा। तो कल से जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने एक ऐसी आवाज़ उठानी शुरू कर दी है जो पाकिस्तान के अंदर दोबारा शायद अदम इस्तेहकाम पैदा कर दे। तो मेरा ख्याल ये है कि एजाजुल एहसन साहब को समझाना या उनकी ग्रीवेंसेस जो हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं समझते तो फिर कल से इस्टेब्लिशमेंट के और मियां नवाज शरीफ के और साथ इमरान खान साहब के और साथ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मुस्तकबिल के चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान एक बहुत सारा बहरान पैदा होना शुरू हो चुका है जो ज़ाहिर है आने वाले दिनों में बहुत प्रॉब्लम पैदा करेगा। और आखिर में शेर अफजल मरवत साहब का मैं जिक्र करता चलूँ कि शेर अफजल मरवत साहब ने अब खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगवाने शुरू कर दिए हैं। वो नारे वहाँ पे लगाते चले जा रहे हैं और ये वो नैरेटिव है जो इमरान खान साहब का नैरेटिव नहीं है। अब सवाल ये है कि शेर अफजल मरवत साहब किस नैरेटिव को लेकर चल रहे हैं। और आखिरी इतलात के मुताबिक शेर अफजल मरवत साहब किसी वक्त भी 9 मई और 10 मई के ज़िम्मेदार जो हैं उनके खिलाफ भी नारे लगवा देंगे।